Hello students, I am Neeraj Saini, केमिस्ट्री टीचर एट competition.com। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2015 के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज उनका डिस्कशन करेंगे। 2015 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी लेंगे। देखो, आपको इन शो के पेपर वेबसाइट पे मिल जाते हैं, इनके आंसर्स भी आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बट मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, इन शो में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये रिएक्शंस तो हम लोगों ने पढ़ी हुई नहीं है, या ये कंपाउंड तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना हुआ, ये कैसे कैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जितना सिलेबस हम लोगों ने IIT JEE मेन के लिए और एडवांस के लिए पढ़ा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हुए, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लॉजिक लगाते हुए हम लोगों को आंसर तक कैसे पहुंचना है, इसकी कोशिश मैं करूंगा कि उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और कोई नई रिएक्शन आप लोगों को जो पढ़ाई जाए उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जाए उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आंसर तक किस तरह से पहुँचा जा सकता है। हालाँकि कुछ जगह कुछ नया कॉन्सेप्ट हो जिसे पढ़ के ही वो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे कई बार स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो IR रेडिएशन की जो पीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो पीक्स है, या NMR की जो पीक्स है, वो हम लोगों को याद नहीं होती हैं, तो वो तो हमें पढ़नी ही पड़ती है, वो अलग चीज़ है। हालांकि इसके क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी जो मैंने कहा कि जितने सिलेबस हम लोगों ने पढ़ रखा, उसके बेसिस पर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको सॉल्व करने का लॉजिक मैं डेवलप करने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से करीबन इसके 12 पार्ट हैं थर्ड क्वेश्चन के। उन 12 पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन पार्ट्स में कुछ तो क्वेश्चंस लिंक हैं एक दूसरे से, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन बेस जो है वो ये जो पैराग्राफ है, इसी के बेसिस पर वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है एक इंटरमीडिएट के लिए, मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू इंटरमीडिएट्स सच एज कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन एटसेट्रा। The structure and stability of the intermediates are the crucial factor that determine reaction mechanism. For example, in a reaction proceeding through formation of carbocation, the stability of carbocation determine the rate of the reaction. अब हैमंड्स पॉस्टुलेट के बारे में बोला गया है, 2 लाइन उसके बारे में है, फिर उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। हैमंड्स पॉस्टुलेट is an important tool to discuss transition state. It states that the transition state resembles that side closer to it in free energy. कहने का मतलब यह है, हैमंड्स पॉस्टुलेट ये कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट में जो कैरेक्टर्स होंगे वो उस स्पीशीज के कैरेक्टर होंगे, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से ट्रांजिशन स्टेट में उसके कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे जो ज़्यादा पास होगा एज कंपेयर टू एनर्जी। मतलब फ्री एनर्जी जिसके ट्रांजिशन स्टेट जिसके ज़्यादा पास होगा, रिएक्टेंट के ज़्यादा पास है। तो इसे इस तरीके से समझिए यार कि मान लीजिए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ है रिएक्टेंट, यहाँ है प्रोडक्ट, ये रहा एनर्जी और ये रहा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है। अब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ जो फ्री एनर्जी है वो रिएक्टेंट के ज़्यादा पास है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो यहाँ रिएक्टेंट की जो कैरेक्टर्स होंगे वो उस ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन इस तरीके से है, एंडोथर्मिक, यहाँ ये रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, और ट्रांजिशन स्टेट के कैरेक्टर्स की हम लोग बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज़्यादा क्लोजर है प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट के कैरेक्टर्स यहाँ होंगे। हैमंड्स पॉस्टुलेट केवल इतना सा कहना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पर यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ओलिफिन्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ HI का एडिशन अगर इन ओलिफिन्स में किया जाए तो किस ऑर्डर में होगा। देखिए, किसी एल्कीन पर, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा,
किसी एल्कीन पर HI का एडिशन होता है, किसी भी HX का एडिशन होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें फर्स्ट स्टेप में H+ आकर जुड़ेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। 2 स्टेप में रिएक्शन है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ एक सिंपल रिएक्शन, फिर इन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर फर्स्ट स्टेप में H+ आकर जुड़ेगा और कार्बोकेटायन बनेगा, मैं मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ही बनाऊंगा। और सेकंड स्टेप में X- आकर यहां मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना देगा। ये एक जनरल रिएक्शन है। ये फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की बात की गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ होगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। हम सभी को पता है कि केटायन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जैसे अगर इस एल्कीन पर H+ का एडिशन होगा तो इस कॉर्नर पर होगा, जिससे कि टर्शरी केटायन बने, और टर्शरी केटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी या प्राइमरी, तो ये टर्शरी केटायन बना। सेकेंड वाले पर अगर H+ का एडिशन होगा फर्स्ट स्टेप में RDS में, तो कॉर्नर पर होगा, जिससे सेकेंडरी केटायन बने। मैंने कहा ज़्यादा स्टेबल वाला केटायन मैं बना रहा हूँ, कम स्टेबल वाला नहीं बनाऊंगा। उसके आगे हेलोजन जुड़ जाएगा, बट मैं RDS की ही बात करूँगा। अगर इस कंपाउंड में H+ का एडिशन करेंगे तो इस जगह H+ का एडिशन होगा, जिससे कि केटायन यहाँ बने pH के पास। pH मीन्स फिनाइल के जस्ट पास वाली पोजीशन मीन्स बेंजाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा। इसमें ये केटायन इस रिंग के साथ में, एरोमेटिक रिंग फिनाइल के साथ में रेजोनेंस करने लगेगी। अगर इन सब की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो जो ऑर्डर उनकी स्टेबिलिटी का होगा वही रेट का होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन ये थर्ड का होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल है। हालांकि ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, फिर भी बेंजाइलिक केटायन ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजाइलिक केटायन रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल होता है। तो फास्टेस्ट रिएक्शन होगी थर्ड में, इसी का ऑर्डर ही हमें बताना है। और स्लोवेस्ट रिएक्शन होगी सेकंड में, क्योंकि सेकेंडरी केटायन बन रहा है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 3.2 करेंगे। 3.2 से पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज वेरी कॉमन। देखो, ये आप लोगों को आइडिया होगा ही कि किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन अगर बनता है फ्री कार्बोकेटायन, तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, और जिसमें जितना ज़्यादा स्टेबल केटायन बनेगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी ज़्यादातर केस में। और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ ऊपर वाली चीज़ तो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पे आते हैं। कंपाउंड ए, ये रहा कंपाउंड ए, और इस कंपाउंड ए में ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोंस्टेट एसिड गिव्स कंपाउंड सी। ठीक है, H+ डाल दिया, कंपाउंड सी बना। इन द रिएक्शन B इज द इंटरमीडिएट फॉर्म थ्रू द रीअरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है। देखो, ये रिएक्शन है, इसमें एसिड डाला गया, एसिड डालने से कंपाउंड सी बना। लेकिन कंपाउंड सी जो है, एक रीअरेंजमेंट के बाद जो कंपाउंड जो इंटरमीडिएट है वो B है, तो हमें बताना है B कौन सा है और C कौन सा है। यहाँ एल्कोहल दिया हुआ है। एल्कोहल पर फर्स्ट स्टेप में H+ का एडिशन होगा। आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, काफी कुछ क्या वही रिएक्शन है ये। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पेयर्स का बॉन्ड बनेगा इस H+ के साथ, और बन गया यहाँ ऑक्सोनियम आयन। ये इंटरमीडिएट B नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि वो तो रीअरेंजमेंट के बाद बना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H2O एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकला। H2O बहुत अच्छा स्टेबल लिविंग ग्रुप है, और ये कंपाउंड बना, सॉरी ये आयन बना, ये कार्बोकेटायन बना। ये भी B नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। अब इसमें रीअरेंजमेंट की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ था, वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। द ग्रुप दैट माइग्रेट्स इन जनरली द वन दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। यहाँ बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है वो माइग्रेट होगा, उसकी माइग्रेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी।
हालांकि कॉन्सेप्ट जो भी हो पढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर पैराग्राफ में कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो उसकी इज्जत हमें करनी चाहिए। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मिथाइल शिफ्ट हो जाए और मिथाइल शिफ्ट होकर कार्बोकेटाइन बने, ठीक है, या फिर फिनाइल शिफ्ट हो जाए और उसके बाद कार्बोकेटाइन बने। इस स्टेटमेंट का सम्मान करते हुए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्काइल, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल के शिफ्ट होने से कार्बोकेटाइन बनेगा ज़्यादा स्टेबल, पर फिर एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट है उसके बेसिस पे देखेंगे। तो यहाँ फिनाइल शिफ्ट हुआ और फिनाइल शिफ्ट होने के बाद ये टर्शरी केटाइन बना, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में हालांकि और शिफ्ट हो सकता है कि यहां से H शिफ्ट हो जाए टर्शरी केटाइन बने, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। H शिफ्ट हो जाए, फिर केटाइन बने, ये लीजिए बेंजाइलिक केटाइन बन गया। यहां से H निकल जाए अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल गया तो एल्कीन बना, ये एल्कीन बना, इस तरह बना देता हूं। और यहां डबल बॉन्ड, यहां मिथाइल और यहां फिनाइल, ये कंपाउंड सी है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट बी की बात कर रहा था, तो बी इंटरमीडिएट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा बता देंगे हम। तो ऑप्शन तो खैर कि हाँ दिया हुआ नहीं है, सब्जेक्टिव होता है, तो बी तो ये भी हो सकता है और बी ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अगर इसमें मिथाइल शिफ्ट हुआ होता तो दूसरा तरह का एल्कीन बनता, पर मैंने कहा ना इस तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिच जो कि फिनाइल है वो पहले शिफ्ट होता है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बी और सी मैंने दोनों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3 पे बढ़ते हैं। कंपाउंड डी ऑन रिएक्शन विद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड डी है इसकी रिएक्शन की गई है, क्लोरीन की रिएक्शन, लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन लिया गया है, मतलब मोनोक्लोरिनेशन होगा, क्योंकि किसी एल्केन पर या किसी कंपाउंड पर लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन की रिएक्शन किया जाए तो एक क्लोरीन जुड़ने वाला प्रोडक्ट ही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है, द मेजर कंपाउंड हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है जो कि ई है इस रिएक्शन में। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ डिफरेंट कार्बन्स पर डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। काउंट करके बताऊं कि एक तो यहाँ भी मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है, इस जगह भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन पोजीशन पर मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है, एंड 9 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। 9 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स यहां बनेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स को मैं यहां काउंट नहीं कर रहा हूं। अब इसमें से भी मेजर कौन सा होगा? देखो टर्शरी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SFR रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि जितना स्टेबल फ्री रेडिकल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी फॉर SFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल।
ठीक है, स्टेटमेंट जो था स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि जो इतना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो हमें पता है कि टर्शरी फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और सेकेंडरी प्राइमरी फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है। अब यहाँ 3 पोजीशन पर टर्शरी फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, इन पोजीशन पर टर्शरी फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन का जो टर्शरी फ्री रेडिकल है उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो उसमें 3 और 1 कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा ये वाला। ठीक है, इसमें 3 and 7 अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल है फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? तो मेजर प्रोडक्ट जो ई है वो ये होना चाहिए। ठीक है, आंसर तो ये ही दिया हुआ है, जो आप आंसर उठा के देखोगे इंशो के, वो यही वाला आंसर दिया हुआ है। बट मैं इस आंसर से वाकई मतलब खुश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए। जो इस क्वेश्चन बनाने में जिस मतलब जो कॉन्सेप्ट का ध्यान दिया गया था वो केवल कैटायन, इसमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर ही ध्यान दिया गया है। क्लोरीनेशन जब किसी एल्केन का किया जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि मोनोक्लोरीनेशन में मैंने पढ़ाया हुआ भी है फॉर क्लोरीनेशन, पर मैं यहाँ उस तरफ जाऊँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने आंसर दूसरा बता दिया तो ये तो विरोधाभास हो जाएगा कि इंशो की वेबसाइट से है ना। हाँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फॉर क्लोरीनेशन प्राइमरी एच को रिप्लेस करना, सेकेंडरी एच को रिप्लेस करना और टर्शरी एच को रिप्लेस करने की जो रिलेटिव रेट है वो 1:3.8:5 होती है। ये रिलेटिव रेट होती है रिप्लेस करने की, और उस हिसाब से जब कैलकुलेशन किया जाए तो ये जो सेकेंडरी पोजीशन के एच है इनको रिप्लेस करने का जो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊं तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं, यही था, एक मिनट, और इससे जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने हैं वो बने हैं, एक तो यहाँ, दूसरा ये वाला। अब मैं 9 तो नहीं बनाने वाला, 9 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो नहीं बनाऊंगा मैं, तो खास खास प्रोडक्ट्स की बात करूंगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस जगह भी, और इस जगह भी, इस जगह भी। ठीक है, और भी बनेंगे, 9 प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन सबको नहीं बना रहा हूं। प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का जो रिलेटिव रेट है ना वो 1 है। एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का रिलेटिव रेट 1 है, तो इस प्रोडक्ट के बनने का जो रेट है ना वो होना चाहिए 6:1, 6 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ये वाले या 3 हाइड्रोजन ये वाले, इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी को भी रिप्लेस करोगे तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। इन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए वो प्रोडक्ट मैंने बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो 3:1 होगा। और ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड टर्शरी हाइड्रोजन के एच को रिप्लेस करने से बना है। इसमें एक ही एच है टर्शरी, और एक टर्शरी एच को रिप्लेस करने का रेट मैंने बताया था ना अभी 5 होता है। यहां ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में यहां सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं 2। एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का रेट 7 पॉइंट कितना बताया, 3.8 बताया था, 3.8 है, 3.8 है। तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। कितनी हो गई, 7.6, 7.6। ऐसे ही यहां पर भी सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने
करने के बाद ये बना होगा। 2 हाइड्रोजन्स हैं जो कि सेकेंडरी हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जो पॉसिबिलिटी रिलेटिव रेट है वो 3.8 है, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए 7.6। यहाँ भी सेकेंडरी 2H थे, वो भी 7.6 आएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी 7.6 आएगी। कहने का मतलब ये वाले जो कंपाउंड है, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले जो कंपाउंड है, वो इनसे ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। यहाँ इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक थियोरेटिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बना दिया। अब प्रैक्टिकली कौन ज़्यादा बनना चाहिए, तो इन चारों में से ही कोई एक ज़्यादा होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये वाला ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी 7.6 आ रहा है ना, और यहाँ जब रेडिकल बनेगा तो प्लस आई वगैरह इफेक्ट से भी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो जहाँ तक मेरा आंसर होना चाहिए तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था, बट इन शो में तो वो टर्शरी वाले को ध्यान में दिया हुआ है, इन प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स को ध्यान में नहीं दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है इन्होंने केवल जो स्टेटमेंट दिए हैं उन्हीं के बेसिस पर ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। आप लोग तो अपना लॉजिक लगाना, आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है उस थ्योरी के बेसिस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसा कम ही होता है। ठीक है, वरना तो ज़्यादातर केस में तो ये पूरा लॉजिक लगाते हैं, कभी कभी ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर की सतह पर सोचते हैं, वरना तो ये खूब गहराई तक सोच के कुछ में आते हैं। चलें आगे। हाँ, 3.4 है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, इन स्ट्रक्चर्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा चेंज किया है मैंने, क्वेश्चन चेंज नहीं किया, केवल उसका फॉर्मेट चेंज किया है। हाँ देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट है उनके बारे में बात करें। ये कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा है जो दिए गए हैं। तो इनमें फर्स्ट वाला देखो आप, बोरोन है और H है, और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सारी कंडीशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है फर्स्ट वाली। तो सेकंड वाली नॉन प्लेनर होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन प्लेनर टब शेप स्ट्रक्चर होता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है, नॉन प्लेनर होता है, इस कारण से ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, थर्ड वाली स्ट्रक्चर देखो, है तो एन्यूलिन जैसी, और इसमें अगर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करें, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकते, केवल एक ही कोई पाई बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड में से वो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड ही इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होगा, मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग कर पाएगा। दोनों पाई बॉन्ड एक साथ पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ एल्काइन में केवल एक ही पाई बॉन्ड काउंट करूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाई बॉन्ड है तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये तो एरोमेटिक सिस्टम ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां से देखो कॉन्जुगेशन है, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 का मतलब हो गया 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक। अब मैं यहाँ आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पूरा समझा नहीं सकता, बट मैं यहाँ बोलता हूँ कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स प्लेनर होती है, साइक्लिक होती है, अनसैचुरेटेड होती है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन उसमें होता है, और सारे एटम मैक्सिमम sp2 स्टेट में होते हैं, हालांकि sp3 भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल है, और हकल्स रूल को फॉलो करती है। हकल्स रूल का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो करती है। इसमें n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 भी हो सकती है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी एरोमेटिक होगा, है ना। n = 0 हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n = 1 हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 2 हो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 14, फिर 18, फिर 22, मतलब 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 इस तरह से बढ़ते जाएं तो वो एरोमेटिक में आएंगे। जबकि एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, 4n + 2 पाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं,
4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला n इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, वरना कॉन्जुगेशन ही नहीं रहेगा। 4 पाई इस तरह से 12 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा तो वो एंटी एरोमेटिक में आएगा। तो ये एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज है। यहाँ नाइट्रोजन sp3 स्टेट में है इस जगह, यह पायरोल था, पायरोल ने H प्लस एब्जॉर्ब किया, पायरोलिनियम आयन बना। पायरोलिनियम आयन में नाइट्रोजन sp3 स्टेट में है। नाइट्रोजन पे अगर 4 बॉन्ड हों और 2 हाइड्रोजन हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन sp3 स्टेट में है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये जो 6 स्ट्रक्चर है, इस 6 स्ट्रक्चर में वैसे तो देखने में नॉन एरोमेटिक लग रहा होगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस होता है, ये अच्छा खासा पोलर होता है और इस कारण से O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये स्पीशीज हो गई एरोमेटिक, ये आयन एरोमेटिक हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला आयन हो गया। तो यहाँ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। यहाँ देखो आप, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, बट यहाँ ये जो डबल बॉन्ड लोन पेयर है, इस सल्फर का एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा। तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, सल्फर का एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट सल्फर का ये लोन पेयर इन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। इस कारण से ये वाला एरोमेटिक होगा। ये तो एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये नाइट्रोजन, ये कार्बन sp3 स्टेट में है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक। अब जो स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दिए जाएंगे हम लोग। फर्स्ट पूछा है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, हालांकि इसको एरोमेटिक कंपाउंड या आयन तो खैर है भी नहीं इसमें, तो एरोमेटिक कंपाउंड इसमें फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड एरोमेटिक है एक तो, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ एरोमेटिक है और सेवंथ भी एरोमेटिक है, एट्थ एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक पूछा गया है तो एंटी एरोमेटिक अपना आया था फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर एंटी एरोमेटिक ये भी नहीं था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो ठीक है, फर्स्ट फोर्थ हो गया। फिर पूछा गया है नॉन एरोमेटिक कौन सा है, तो नॉन एरोमेटिक एक तो सेकंड है और नॉन एरोमेटिक एक फिफ्थ है और एक एट्थ है। ठीक है, फिर पूछा गया है नॉन एरोमेटिक एज ड्रॉन, जैसा ड्रॉ किया गया है उस हिसाब से तो नॉन एरोमेटिक है, बट हैज हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर दैट इज एरोमेटिक। पूछा गया है कि अभी जैसा ड्रॉ किया गया है उस हिसाब से तो नॉन एरोमेटिक है ये वाला, लेकिन जब इसमें रेजोनेंस होता है तो स्पीशीज एरोमेटिक हो जाती है ना। तो ये सिक्स्थ की बात कर रहा है, तो सिक्स्थ की बात कर रहा है, यहां सिक्स्थ हो गया। ठीक है, वैसे ये इस फॉर्म में ना रहकर इस फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, आयनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है बट हैज एरोमेटिक कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट बेस, इससे कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो सकता है। चलो ठीक है, यहां से H प्लस निकल जाए, H प्लस निकल जाए तो B माइनस बचेगा। ठीक है, वैसे H प्लस निकलेगा नहीं, गलत बात। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो H प्लस नहीं निकलेगा, इसको तो देखना ही नहीं है। इसमें भी H प्लस नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाला देखना। इस फिफ्थ वाले में से अगर H प्लस निकल जाए, फिफ्थ वाला जो स्ट्रक्चर है पायरोलिडियम, इस पायरोलिडियम आयन में से H प्लस निकल जाए, ये तो अभी नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। अगर यहाँ से H प्लस निकाल दिया गया तो ये जो बन गया कॉन्जुगेट बेस बन गया, जो कि कौन है, पायरोल है। इसका कॉन्जुगेट बेस पायरोल है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा फिफ्थ वाला। और H प्लस इसमें से भी निकल सकता है,
अगर यहाँ से H प्लस निकाला गया, इसमें से H प्लस निकल जाए तो ये बनेगा इस तरह का 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो ये भी कॉन्जुगेट बेस इसका एरोमेटिक होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक एंड हैज़ pKa वैल्यू -3.8। pK की वैल्यू बहुत कम है, मतलब अच्छा खासा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर केवल एक ही ऐसा है, ये वाला। दो ही, वैसे एसिड की बात करें तो दो ही एसिड है, एक तो ये एसिड है और एक ही एसिड है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो इनके एनायन है, कॉन्जुगेट बेस हैं, वो स्टेबल है ना। तो इन दोनों में भी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो एक तो न्यूट्रल स्पीशीज है और एक आयोनिक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है, और यहाँ से तो ये H प्लस निकलते ही न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से H प्लस निकलना ज़्यादा आसान होगा, H प्लस निकलना आसान होगा, मतलब ये काफ़ी अच्छा एसिड होना चाहिए, जिसकी pKa की वैल्यू कम होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। Ka ज़्यादा होगा तो pKa कम होगा। ठीक है, वैसे जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये छोटी छोटी बातें नहीं बतानी चाहिए कि pKa ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यहाँ 5 आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। पूछा गया है, पहले तो कुछ बातें बताई गई हैं और फिर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। ठीक है, हमें पता है इस बारे में। However, the ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट A.J. बर्च, अच्छा बर्च रिडक्शन की बात करने वाला है, developed a method to reduce aromatic compound to non-conjugated diene by treatment of with lithium, potassium, sodium in liquid ammonia in presence of alcohol। ये अभी मेरे को पता है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि बेंजीन का अगर बर्च रिडक्शन किया जाए सोडियम या पोटेशियम या लिथियम से लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन बनता है, जिसे बर्च रिडक्शन कहा जाता है। ये डाइईन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है, फ्री रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है। मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। बता दूं इसमें एक्चुअली क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, आगे स्टेटमेंट में बोला भी है इस बारे में। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद एनायन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। वो एनायन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में ये दोनों अपोजिट साइड होते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। पास में होंगे तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी, तो अपोजिट साइड में होंगे। फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज अमोनिया से H प्लस ले लेता है, इस ये रेडिकल है वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाता है, फिर H प्लस ले लेता है। कुल मिला के जो प्रोसेस है उससे इसे बर्च रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात की गई है द रिएक्शन ऑफ बर्च रिडक्शन। 10 बेंजीन के बारे में बता ही दिया मैंने। बेंजीन कैन बी रिड्यूस टू 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन, वही बना दिया मैंने। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द मेटल गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू एरोमेटिक रिंग। वही मैंने बताया कि मेटल, जो सोडियम मेटल है यहाँ, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन अटैक कर गया इस एरोमेटिक रिंग पर। एरोमेटिक रिंग पर अटैक किया होगा तो एक पाई बॉन्ड टूटता है पहले तो, जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नेगेटिव बना। वापस बोलूँ, इस डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन आके इस मेटल से जुड़ गया तो ये नेगेटिव चार्ज बना, ये रेडिकल बना, इसमें रेजोनेंस होगा और ये रेजोनेंस के कारण ये डबल बॉन्ड और ये रेडिकल और ये एनायन अपोजिट साइड में रहेंगे। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और ये फाइनली यही अमोनिया से H प्लस एब्जॉर्व करके इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि कई स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, हाँ, इसने कहा है मेटल गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म रेडिकल एनायन एन इंटरमीडिएट विच इज एन एनायन एंड हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन दिस इंटरमीडिएट द रेडिकल सेंटर and anionic center are at 1,4 position with respect to each other। 1,4 पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए। बर्च ने कैरी किया है, अब छोड़ो, एक रिएक्शन के बारे में बात की गई है। बर्च कैरीड आउट द रिडक्शन ऑफ 3-methyl anisole। ये रहा 3-methyl anisole।
3 मिथाइल एनिसोल, यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा 3 मिथाइल एनिसोल, ये तो हो गया एनिसोल और ये हो गया 3 मिथाइल एनिसोल, ठीक है, 3 मिथाइल एनिसोल। क्लियर है? एनिसोल होता है OMe, उसकी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, IUPAC नेम लिखा हुआ है। एंड ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट F। वैसे इस कंपाउंड का जब बर्थ रिडक्शन करोगे ना, ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड गेव G कंपाउंड। चलो मैं बताता हूँ, ये वाला कंपाउंड है, इसका बर्थ रिडक्शन किया आपने, बर्थ रिडक्शन से मैंने कहा आमने सामने डबल बॉन्ड बनते हैं, तो इस कंपाउंड का जब बर्थ रिडक्शन होगा तो ये वाला कंपाउंड भी बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों बनेंगे। मेजर माइनर अभी बता दूंगा। डबल बॉन्ड ये वाला भी बना, अब इसने तो एक ही बोला है F बना, तो F मतलब मैं मेजर ही बनाऊंगा, फिर तो मैं माइनर क्यों बनाऊंगा, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ सारे। और ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेजर प्रोडक्ट ये होगा, F ही होना चाहिए। इसने तो ऑब्टेन प्रोडक्ट F बोल दिया, डायरेक्ट एक ही बोला है, वजह से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ये मेजर इसलिए होता है क्योंकि OMe भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है। मिथाइल भी हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, ठीक है। और जो एनायंस बनते हैं, रेडिकल्स बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। एनायंस की स्पेशली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी कम होती है। अगर ये वाली स्पीशीज रही होती तो इससे रिलेटेड इंटरमीडिएट कुछ ऐसा रहा होता कि नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फ्री रेडिकल यहाँ है, बनाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ही समझाऊंगा, है ना, या फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फ्री रेडिकल यहाँ है। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम करेगा, इसलिए इसका इंटरमीडिएट इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर ये वाली स्पीशीज की बात, इस प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज और प्लस रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा, तो ये भी इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एनायन की स्टेबिलिटी कम करेगा। यहाँ देखो आप, नेगेटिव चार्ज यहाँ बना और रेडिकल यहाँ बना, दोनों ही डोनेटिंग करने वाले ग्रुप से ना तो पास में है नेगेटिव चार्ज ना रेडिकल। मैंने कहा एनायन और रेडिकल तो डोनेटिंग करने वाले ग्रुप से दूर ही रहे तो अच्छा है, तो यहाँ इन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का होगा, इसमें डोनेटिंग ग्रुप से नेगेटिव चार्ज दूर की तरफ ही रहे तो ही अच्छा है, ये मोर स्टेबल है इंटरमीडिएट। और जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है उसी का प्रोडक्ट मेजर बनता है। तो कंपाउंड F तो ये है, ठीक है। अब ये कहा है कंपाउंड F की रिएक्शन मिनरल एसिड से की गई, मिनरल एसिड मतलब एसिडिक मीडियम से कर दी गई है, तो कंपाउंड G बना। अब यहाँ G के बेसिस पे आइडिया लगाया जा सकता है, वैसे G तो इसका हाइड्रोलाइसिस ही करेगा और क्या करेगा, फिर भी देख लेते हैं। कंपाउंड G है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H10O ये है, तो अगर यहाँ ये एल की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लूँ मैं, मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जरूर निकालता हूँ। तो अगर ये एल्केन होता तो ऑक्सीजन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कार्बन एल्केन में डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से इसमें 16 कार्बन होने चाहिए थे। 16 के रेस्पेक्ट में यहाँ 6 कार्बन कम है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने निकाला। अब यहाँ पर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है और कार्बन कम हो गया, ये भी ध्यान देना। 6 कार्बन था, 7 और 8 कार्बन थे, यहाँ 7 कार्बन है। श्योरली यहाँ ये वाला जो ग्रुप है ये हाइड्रोलाइसिस हुआ होगा। है तो कौन सा, है तो ईथर जैसा ही ना, तो ये ईथर वाला ग्रुप हाइड्रोलाइसिस इसमें हुआ होगा और कंपाउंड ये होना चाहिए। लेकिन ये कंपाउंड तो एक इनॉल है, इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है नॉर्मली या कीटोफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि ये इनॉल डबल बॉन्ड पर OH है, इनॉल ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा और इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, डबल बॉन्ड पे OH
अपने आप को स्टेबल बना लेता है इस तरीके से। ये वाला कंपाउंड जी है वास्तव में, कंपाउंड जी ये है, ना कि ये, ठीक है, ये कंपाउंड जी। हालांकि एसिडिक मीडियम में इसमें आगे और टॉटोमेरिज्म होकर ये आइसोमराइजेशन भी पॉसिबल है, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलें आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में इसी पैराग्राफ के साथ दिया गया था, ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ जी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एफ। तो वह तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, कंपाउंड जी का स्ट्रक्चर भी बता ही दिया, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो हालांकि पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, पॉसिबिलिटीज तो ये भी हैं, क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ मिथाइल था, ठीक है, यहाँ मिथाइल था। पॉसिबिलिटी और दूसरी बर्थ रिडक्शन को मैं देखूं तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटीज और बनती हैं। ये कंपाउंड जी का स्ट्रक्चर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड जी एक्चुअली ऑब्टेन इज एन अकायरल, ठीक है, हमको पता है इस बारे में, कंपाउंड जी अकायरल ही है, कोई कायरल कार्बन इसमें नहीं है। ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन, चलो रिएक्शन कर लेते हैं। ये रहा कंपाउंड जी, ये कंपाउंड जी है, इसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन से की, कंपाउंड H बनेगा, इट गिव कंपाउंड H। ब्रोमीन का एडिशन तो डबल बॉन्ड पर ही होगा, ये लो, ये रहा, इस जगह ब्रोमीन आ गया, इस जगह भी ब्रोमीन आ गया और यहाँ मिथाइल है। हालांकि ये दोनों ब्रोमीन एंटी अपोजिट साइड से आएंगे, पर उस चीज को अभी देखते हैं। देखिए स्टीरियोआइसोमेरिस की बात करेंगे तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, अभी तो मैंने डायरेक्ट बना दिया। तो ये कंपाउंड कौन है, H है, ये कंपाउंड H है। विच ऑन हीट विद एल्कोहलिक KOH गिव I, चलो ठीक है, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया गया तो कंपाउंड I बना। कंपाउंड I का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H9BrO, C7H9BrO। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेता हूं, मुझे बहुत मदद मिलती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। अगर ये Br नहीं होता तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही तो Br आया होगा, तो ये C7H10O रहा होता। ऑक्सीजन से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कंपैरिजन कर लेता हूं इसका, C7H16 जो कि एक एल्केन है, एल्केन के रेस्पेक्ट में इसमें 6 हाइड्रोजन्स कम है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होगा, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 था और इसमें 2 Br थे, इसमें एक ही Br है। इसमें H काउंट करके देख लो, एक H जरूर ज़्यादा होगा, इसमें देखते हैं कितने H हैं, 2 और 2 4 5 6 और 7 और 3 यहाँ हो गए, 10 हाइड्रोजन से, यहाँ 10 हाइड्रोजन है बट यहाँ हाइड्रोजन कम है। कुल मिला के अल्कोहलिक KOH ने एक HBr को निकाला है। अब HBr कहाँ से निकला होगा, H और Br ये निकाला है कि HBr ये निकाला है, देखना ये वाला H क्या है, कीटोन की अल्फा पोजीशन है, एसिडिक है। और अगर किसी लिविंग ग्रुप की लिविंग ग्रुप का बीटा H, ये लिविंग ग्रुप का बीटा H एसिडिक हो, उस केस में E1CB रिएक्शन होती है। तो यहाँ E1CB रिएक्शन हुई होगी और E1CB रिएक्शन में यहाँ से H और यहाँ का Br निकला होगा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बनेगा। तो ये वाला कंपाउंड रहा होगा, ये Br है, यहाँ मिथाइल, ठीक है, कायरल कार्बन भी है, ये कंपाउंड I है। चलें आगे। नेक्स्ट, E. Vogel is well known for his work on bridged aniline. Aniline means monocyclic conjugated, completely conjugated polyene. अगर कोई एक रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो उसे एन्यूलिन कहा जाता है। एन्यूलिन्स आर लार्ज रिंग कंपाउंड कंटेनिंग कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, वही बात है, लार्ज रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है। बेंजीन इज ऑल्सो एन्यूलिन, बेंजीन भी एन्यूलिन है, 6 एन्यूलिन है। ऐसे ही ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन भी एन्यूलिन है और बहुत सारे कंपाउंड एन्यूलिन होते हैं, ठीक है। कंपाउंड O is one such compound which is synthesized from naphthalene J by the following route। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर रूट लिखा हुआ है, J बेनेफ्थलीन से कोई कंपाउंड O बनाने के लिए।
कंपाउंड के एड्स 3 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन। आप लोगों को ध्यान होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन का एडिशन होता है तो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है। ये टेस्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो बोला है इसमें लिखा है कंपाउंड के, जो कि नेक्स्ट पेज पर ये उसका रूट दिया हुआ है पूरा, उसको मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो कंपाउंड के में 3 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन का एडिशन होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि उसमें 3 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स तो है ही। कार्बीन इज अ वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद एन ओलिफिनिक डबल बॉन्ड टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। ये एक रिएक्शन है कार्बीन की, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस पर आपने कार्बीन की रिएक्शन कराई है, ये कार्बीन है, कार्बीन की रिएक्शन कराई तो हाईली रिएक्टिव होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सभी जगह रिएक्शन करता है। तो यहाँ पाई बॉन्ड की रिएक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इस पाई बॉन्ड के साथ ये रिएक्शन करेगा और इस तरह का साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन करेगा। एक्चुअली जब कार्बन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करता है तो ये कार्बन कुछ ट्रांजिशन स्टेट में आता है इस तरह की, कि कार्बन के साथ में यहाँ तो बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन चलता जा रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होते जा रहा है। इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फाइनली ये स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जिस एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उस जगह कार्बन बहुत फास्ट अटैक कर पाएगा, आसानी से जुड़ पाएगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले कोई ग्रुप आए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है एक तरह से, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में ये क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड ओ के लिए, इस कंपाउंड ओ के लिए जे कंपाउंड से ओ कंपाउंड कैसे बनाया है, तो रिएक्शन है। नेफ्थलीन की रिएक्शन किया गया है सोडियम से लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। ये कौन सी रिएक्शन है, वही बर्च रिडक्शन है, ठीक है। बर्च रिडक्शन में वैसे है ना ऐसा भी होता है, नेफ्थलीन में बर्च रिडक्शन हो जाए तो ऐसा कंपाउंड भी बनता है, और एक्सिस में करा दिया जाए तो ये दोनों पाई बॉन्ड भी खत्म हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आता है। अब क्वेश्चन में इस चीज से कंफ्यूजन हटाने के लिए पहले ही बोल दिया था कि कंपाउंड जो के है उसमें 3 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन आते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो भी एल्कीन वाले डबल बॉन्ड। बेंजीन पर तो ब्रोमीन जुड़ता ही नहीं है, तो हटाओ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नेफ्थलीन पर बर्च रिडक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है कि दोनों बेंजीन रिंग पर इस तरह से एरोमेटिक रिंग नहीं है, ठीक है। फिर रिएक्शन की गई है किसकी, कार्बीन की रिएक्शन, वो भी 1 इक्विवेलेंट ऑफ कार्बीन लेके रिएक्शन की गई है। यहाँ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और मैंने बताया ना कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उस पर कार्बीन जुड़ेगा। तो यहाँ इन तीनों डबल बॉन्ड्स में से बीच वाला जो डबल बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और वो आइडिया भी लग रहा है। आप ऑक्सीजन ओ की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ बीच में एक CH2 का एडिशन टाइप का कुछ किया हुआ है, तो जरूर CH2 यहीं जुड़ी होगी, उससे आइडिया भी लग रहा है और वैसे इस जगह रिएक्शन होनी भी चाहिए। तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये जो CH2 है वो यहाँ जुड़ा हुआ है इस जगह। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऊपर से आके जुड़ गया, ये मान लो, ठीक है। अब ये कंपाउंड की रिएक्शन ओजोनोलाइसिस किया है, नहीं, हिंट ऑन ओजोनोलाइसिस, इट गिव्स टेट्रा एल्डिहाइड डेरिवेटिव। यही कंपाउंड एल है, यही कंपाउंड एल है, ठीक है। ये कंपाउंड एल के लिए तो बता ही दिया। इस कंपाउंड एल से क्वेश्चन, इसमें ये हिंट भी दिया हुआ है कि जो कंपाउंड एल है उसमें 2 पाई बॉन्ड हैं जरूर। कैसे, क्योंकि अगर ओजोनोलाइसिस करोगे इसका तो टेट्रा एल्डिहाइड वाला डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा। ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ एल्डिहाइड, इस जगह एल्डिहाइड और इस जगह एल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये हिंट तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। अब ब्रोमीन एक्सिस में डाल दिया तो ब्रोमिनेशन इस पाई बॉन्ड पे भी होगा, ब्रोमिनेशन इस पाई बॉन्ड पे भी होगा, तो क्या बनना चाहिए, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। यहाँ ये है, मतलब CH2 जुड़ा हुआ है, मान लीजिए प्लेन से ऊपर मान लो यार इसको, और ब्रोमीन यहाँ एंटी एडिशन होता है
मुझे इस रिएक्शन में कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री का ज़्यादा कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ। अब इस कंपाउंड M की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से की गई। एल्कोहलिक KOH क्योंकि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है और HBr को बाहर कर सकता है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में ब्रोमीन है, तो आप देखो यहाँ इस जगह ब्रोमीन है। अगर यहाँ ब्रोमीन है तो इस जगह से H निकाल दिया जाए, यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ से H निकाल दिया जाए। अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ से H क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड में है भाई। अगर ये ब्रोमीन प्लेन से ऊपर की ओर है तो ये वाला ब्रोमीन प्लेन से नीचे की ओर होगा कि नहीं। ऐसे ही अगर ये ब्रोमीन प्लेन से ऊपर की ओर है तो ये ब्रोमीन प्लेन से अपोजिट साइड में होगा, क्योंकि ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। एंटी एडिशन रिएक्शन है जिसमें दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड से, अपोजिट प्लेन से आके जुड़ेंगे। और E2 ये जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है ये भी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी एंटी एडिशन होती है, एंटी एलिमिनेशन होती है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि ये ब्रोमीन प्लेन से ऊपर वाला है तो यहां प्लेन के नीचे की तरफ H है तो वो बाहर निकल जाए, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। और वैसे भी थोड़ा हिंट तो देखो यार, डबल बॉन्ड इस तरफ बनाए हुए हैं इन्होंने, कुछ ना कुछ तो सोच के बनाए होंगे। तो यहाँ का H जो कि बैक साइड में होगा ये HBr निकलना चाहिए, ये HBr निकलना चाहिए, ये HBr निकलना चाहिए, ये HBr निकलना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा। एक मिनट, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। कि यहाँ तो वो कार्बिन वाला CH2 लगाई दो और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसे हीट करने से रीअरेंजमेंट हुआ और ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक। देखो हीट करने से इसमें एरोमेटाइजेशन हुआ है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। हीट करने से इसमें एरोमेटाइजेशन हुआ कुछ इस तरीके से कि ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हुआ इस जगह, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस जगह और ये पाई बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा और यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बन गई, ये वाला कंपाउंड O बन गया। ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे पता पड़ रहा है तुम्हें तो लगेगा सर एरोमेटिक कहाँ है, कॉन्जुगेशन है। देखो ये 10 एन्यूलिन टाइप का कंपाउंड हो गया ना। 10 एन्यूलिन तो वैसे नॉन एरोमेटिक होता है, बट इसमें ये CH2 जो है ये प्लेन से ऊपर की ओर है, ध्यान रखना, ये CH2 प्लेन से ऊपर की ओर है। इस तरह से, एक मिनट रुको मैं बनाता हूं वापस, कि ये डबल, इस तरीके से डबल बॉन्ड है और यहां CH2 इस जगह है, इस तरीके से। थोड़ा सा तिरछा बना देता हूँ, दूसरे कलर से बना के दिखाता हूँ जब क्लियर हो जाएगा कि ये CH2 यहाँ ऊपर की ओर से। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ प्लेनर होता है और एरोमेटिक टाइप का ही होता है। ये तो 10 एन्यूलिन जैसा हो गया, आउटर जो है वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। चले आगे, ये तो था 3.9। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3.10। ये थोड़ा थोड़ा सेपरेट करते जा रहे हैं क्वेश्चंस को, इनको अलग वीडियो में भी डाला जा सकता था वैसे। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल इनॉल एंड करस्पॉन्डिंग इनोलेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसका इनॉल फॉर्म बनाना है एसिडिक बेसिक मीडियम में। अब देखो, आप देखो इसमें यहाँ ये जो कीटोन है, डाईओन है, इसमें ये जो बीच में जो हाइड्रोजन्स है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और यहाँ के H ज्यादा एसिडिक हैं, मोर एसिडिक हैं। इनोलेट फॉर्म में अगर मैं कीटोन की अल्फा पोजीशन से इनॉल फॉर्म बनाऊं तो ज्यादा एसिडिक वाला इनॉल फॉर्म बहुत आसानी से बन सकता है। ठीक है, वैसे तो वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में, लेकिन अगर आप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की बात करें तो ये वाला इनॉल फॉर्म ही इस कंपाउंड में बनेगा। ये वाला, एक मिनट, कि यहां से H, ये वाला H यहाँ ऑक्सीजन पे आ गया तो ये बन गया OH डबल बॉन्ड और ये कंपाउंड। दोनों कीटोन इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, एक इनॉल फॉर्म होता है। ये जो 1,4-डाईओन है ये
1,3 कॉन्जुगेटेड आयोन, इसका इनॉल फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। दोनों कीटोन इनो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, एक ही होता है, दूसरा तो एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। सेम वैसी सिचुएशन यहाँ भी है। और क्वेश्चन में बोला है कि इसका करस्पॉन्डिंग इनोलेट फॉर्म बनाओ। तो बेसिक मीडियम में जब ये वाला एच निकल जाए, है ना, इनोलेट का मतलब इनॉल फॉर्म का एनायन, तो ये इनोलेट का, इसका इनोलेट एनायन बन गया, ये O माइनस। रेजोनेंस इसमें होता रहता है, नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे चलता रहता है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस होता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। इनॉल भी तो दोनों तरफ बनता रहेगा। ऐसा रेजोनेंस चलता रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ ये कंपाउंड है, इसमें डाल दिया बेस और इक्विलिब्रियम पे दिखा रखा है, तो सिंपल सा है, ये OH माइनस जो है, RO माइनस है, ये फिनॉल का H, एसिडिक H को निकाल ले जाएगा। ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन करवा दो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, और कंपाउंड क्या बनेगा, एनायन बन जाएगा। ये भी तो एक तरह से इनॉल ही है, डबल बॉन्ड पर OH, उसका इनोलेट आयन बन गया। हालांकि इसमें आगे क्लेजन कंडेंसेशन भी हो सकता है। एस्टर में बेसिक मीडियम में क्लेजन कंडेंसेशन होता है, बट इसने इक्विलिब्रियम लगा रखा है, इसलिए मैंने क्लेजन कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया। नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें क्लेजन कंडेंसेशन भी तो करवा सकते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, और एक्सेस में डालो और ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं होता ना, तो इसमें क्लेजन कंडेंसेशन भी करवा सकते थे। ये एसिड है, एसिड में H+ डाल दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, तो ज़्यादा ज़्यादा H+ एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट ये बेस की तरह काम करता है और इस पर H+ आके जुड़ जाता है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बना देता हूँ। और तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, चले आगे, एक मिनट इसे सेव कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजो इनोलेट, अभी जो जैसे इनोल बताया ना, कीटो फॉर्म वाला, तो एजो इनोलेट के बारे में बात कर रहा है ना। एजो इनोलेट्स आर द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ इनोलेट्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एजो इनोलेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, या फॉलोइंग जो भी है ये एजो टाइप का। वैसे तो ये इमीन बॉन्ड है ना, इमीन है ये, इमीन ऐसे होता ना। इस इमीन का इनोलेट फॉर्म बनाना है, यहां से H निकाल दो और क्या है। मान लीजिए इसमें बेस डाला है, मैकेनिज्म बता देता हूं। बेस डाला है तो बेस सबसे पहले ये वाला H+ निकाल के ले जाएगा, H+ निकालते ही ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यही वाला H+ क्यों निकला, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ये फॉर्म बन जाएगा। तो इनोलेट बोला है, इनोल फॉर्म थोड़ा ना बोला है, तो ये इनोलेट बना देता हूँ, ये इनोलेट ही है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। इनोल फॉर्म का जो एनायन है उसमें रेजोनेंस होगा, तो इनोलेट आयन बोलेंगे इसको। ठीक है, और यही वाला कंपाउंड है ये, तो क्वेश्चन में जो दिया है, इसके आगे जब ये H+ वापस एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड इन अमीन बन जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसके लिए पूछा है, ये है आंसर, उसका इनोलेट का एनालॉग बताना था। ठीक है, इसे एजो इनोलेट फॉर्म बोला है, एजो इनोलेट। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन शोन इन 3.11 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग बाय द कंडेंसेशन ऑफ। ये जो है 3.11, इसमें ये जो कंपाउंड बना है ना, ये कंपाउंड किसकी रिएक्शन से बनता है,
ये कंपाउंड किसी एल्डिहाइड या सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन से बनेगा या अलग तरह के कंपाउंड की रिएक्शन से बनेगा। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन इस तरह के किसी अमीन वगैरह से की जाए, एसिडिक मीडियम में हीट किया जाए, तो मैकेनिज्म तो जो जनरली यहाँ ज़रूरत है नहीं मैकेनिज्म की, तो इस तरह से सिंपल वे में बता देता हूँ कि H2O निकल जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है बस, ये तो है ना। अब क्वेश्चन में जैसा पूछा है वैसा बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो एजो इनॉल फॉर्म बोला गया है जिसे इमीन कहते हैं, ये किससे बनेगा, तो ये पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड बनेगा एसीटोन की रिएक्शन, एसीटोन नहीं है सॉरी, इस तरह का एल्डिहाइड है, इस तरह के एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2 और R आ रही है ना, देखो एक बार आ रही है, इससे करवा दिया जाए एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल निकलना चाहिए और CH डबल बॉन्ड N और R बनना चाहिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन एक प्राइमरी अमीन से करवा दी जाए, एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करवा दी जाए, ये आंसर होता है ना। वो कई बार इसमें टिक मार्क नहीं करना होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है इसे क्रॉस करना है, जैसा भी है कुल मिला के आंसर ये वाला है। नेक्स्ट है मानिस रिएक्शन। देखो जनरली एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मानिस रिएक्शन हम लोग जेई मेन के सिलेबस में, तो जेई मेन और एडवांस के सिलेबस में नहीं पढ़ते, फिर भी चलो रिएक्शन भी दी हुई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। मानिस रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड, सेकेंडरी अमीन एंड कीटोन। एंड एग्जाम्पल यहाँ ये जो दिया हुआ है उसके बारे में है। इससे कीटोन की रिएक्शन की गई है फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन से एसिडिक मीडियम में और ये कंपाउंड बना। ठीक है, हालांकि मैकेनिज्म की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इसी रिएक्शन के बेसिस पर भी सॉल्व किया जा सकता है, उसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म है क्या। देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन किसी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में की जाए जिसकी अल्फा पोजीशन पर H है, तो ईन अमीन बन जाते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा पोजीशन पर H नहीं है, तो यहाँ पहले इसकी रिएक्शन होती है और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। नाइट्रोजन ने अटैक किया इस कार्बन प्लस पे, O माइनस बना। ठीक है, ये बन गया CH2O माइनस NH Me2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का H यहाँ चला गया, ये मान लो। कुल मिला के कुछ इस तरह की रिएक्शन है। अब एक ही कार्बन पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लोन पेयर एक साथ नहीं रह सकते, उनमें रिपल्शन होता है। इस कारण से एसिडिक मीडियम में H प्लस आया यहाँ से और OH को निकाल ले गया, H प्लस आया और H2O को निकाल ले गया, ये वाला कंपाउंड बनेगा CH2 प्लस NMe2 माइन, ये वाला। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस के कारण तो ये स्टेबल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अटैक कर सकता है कहाँ, इसके अल्फा पोजीशन पर। कैसे देखना, ये रहा एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन की इस पोजीशन पर टॉटोमेरिज्म हो सकती है, एसिडिक मीडियम में भी टॉटोमेरिज्म होती है, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म होगी, टॉटोमेरिज्म से ये इनॉल फॉर्म बना। अब इस इनॉल फॉर्म को देखकर आपको लग जाएगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये रहा इनॉल फॉर्म। इस इनॉल फॉर्म में अगर रेजोनेंस को देखो आपकी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, रेजोनेंस का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो कार्बन है, अल्फा पोजीशन थी जो कि कीटोन की, वो अटैक कर सकता है इस पॉजिटिव चार्ज वाले से। मतलब रिएक्शन में कुछ इस तरह से होगा
कि इसकी रिएक्शन अब हुई है इस कंपाउंड से CH2 डबल बॉन्ड NMe2+ से। मैंने कहा ना कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये क्या बना, न्यूट्रल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे ये रिएक्शन कर सकता है। तो इसको मैं वापस ही कर दूँ क्या, एक मिनट वापस ही बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन बढ़े यहाँ, ये अटैक कर दिया यहाँ, और यहाँ से H+ निकल गया, -H+, एक साथ ही कर रहा हूँ मैं। तो क्या बना, PH C डबल बॉन्ड O, क्योंकि H+, ये जो H था OH बॉन्ड था उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और इसकी अल्फा पोजीशन का बॉन्ड यहाँ बना क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये बॉन्ड इसकी इस पोजीशन से CH2 से बना, और NMe2, ये कंपाउंड ऐसे बना। हाँ, एसिडिक मीडियम थी तो इसलिए डॉट HCl लगा दिया, एसिडिक मीडियम में रहता है। हुआ क्या ओवरऑल, देखो ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन था वो इसकी अल्फा पोजीशन पर आकर इन दोनों के साथ एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहा है। नाइट्रोजन और अल्फा पोजीशन के बीच में CH2 आ गया, बस ये नाइट्रोजन और इसके कीटोन की अल्फा पोजीशन के बीच में CH2 आ गया। क्लियर है? इसके बेसिस पर अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स P2S। ये रिएक्शन दी हुई है और इसमें हमको PQRS बताना है। देखो रिएक्शन वही है, माइनस रिएक्शन, ये कीटोन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, रिएक्शन सेकेंडरी अमीन की गई है एसिडिक मीडियम में। बस इसमें सोचने का ये है कि इसमें अल्फा पोजीशन दोनों तरफ है, इस कीटोन की दोनों और अल्फा पोजीशन है। ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है। इनॉल यहाँ भी बन सकता है, इनॉल यहाँ भी बन सकता है। तो फिर जब जिस साइड में इनॉल बनेगा उसी अल्फा पोजीशन पर तो CH2 जुड़ेगा, फिर नाइट्रोजन जुड़ेगा। कंफ्यूजन ये है कि अब ये PQRS की एक से ज़्यादा तो स्ट्रक्चर हो नहीं सकती, मेजर स्ट्रक्चर बताने। देखो इसका कॉन्सेप्ट अपन ऐसा कर सकते हैं कि अगर एसिडिक मीडियम होती है तो लेसर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का इनॉल फॉर्म ज़्यादा बनता है। अगर बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होता है तो मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का जो इनॉल फॉर्म है उस साइड से H उसका इनॉल फॉर्म बनता है। देखो यहाँ मिथाइल है, मिथाइल का +I इफेक्ट है, +I इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये वाला H तो कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक है और ये वाला H कंपैरेटिवली कम एसिडिक है। ये जो है प्राइमरी वाला जो कार्बन है ये है मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, जबकि ये वाला लेसर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, लेसर एसिडिक है। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म तो इसी तरह से बनेगा, इस साइड में मेजर बनेगा, ऐसा नहीं बनता ही नहीं दोनों तरफ से। H+ आया, H+ की प्रेजेंस में इस तरफ का इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा और कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा। तो ये इसी साइड से अल्फा पोजीशन पर आकर इस नाइट्रोजन और इस अल्फा पोजीशन के बीच में CH2 आएगा। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं इसमें कि आपने रिएक्शन कराई है फॉर्मेल्डिहाइड की सेकेंडरी अमीन के साथ एसिडिक मीडियम में, तो कौन सी रिएक्शन होगी, मानिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में इस अल्फा पोजीशन पर ये मेजर बनेगा, जो मेजर बनेगा ना बस वही बनाना है मुझे। कीटोन है, यहाँ CH2 है और यहाँ NMe2 है, दोनों के बीच में आ गया अल्फा पोजीशन, नाइट्रोजन के बीच में CH2 आ गया। ये कंपाउंड P है। अच्छा बेस क्यों डाला है, बेस इसलिए डाला है कि मैंने कहा था ना इसमें HCl का डॉट HCl बनाया था, सॉल्ट बनता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इन्होंने बेस डाल दिया। तो ये कंपाउंड P है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसका रिडक्शन किया गया है कंपाउंड P का सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो रिडक्शन तो केवल कीटोनिक ग्रुप का ही होगा, तो अल्कोहल बना दो उस जगह। तो ये बन गया अल्कोहल, और यहाँ N और ये CH2 हो गया, Me2, NMe2, ये कंपाउंड Q हो गया, कंपाउंड Q है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन की गई है इस कंपाउंड के साथ में। अब देखो इस कंपाउंड में एक तो नाइट्रो ग्रुप है
और एक है एसिड हैलाइड। नाइट्रो ग्रुप की तो रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल से या अमीन से पढ़ी नहीं है, बट एसिड हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल से भी होती है और अमीन से भी होती है। अगर एसिड हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल से की जाती है तो एस्टर बनता है, SN2TH रिएक्शन होती है ये SN2TH रिएक्शन है। बट सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन SN2TH नहीं हो सकती है, प्राइमरी और टर्शरी है ये। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन की तो रिएक्शन SN2TH रिएक्शन हो सकती है, बट टर्शरी की नहीं होती है। ठीक है, तो टर्शरी अमीन है, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा। हालांकि कंडीशन सी होती है इसके लिए, पायरिडीन वगैरह की प्रेजेंस में होती है, थोड़ा हीट वीट करना पड़ता है, कुछ नहीं दिया है तो रिएक्शन तो कराएगा ही। तो यहाँ एस्टर बन जाएगा इस जगह। तो एस्टर की शक्ल कैसी होगी, ऐसी होगी कि यहाँ ये स्ट्रक्चर तो है ही नाइट्रोजन के साथ में NMe2, और ये रहा ऑक्सीजन, फिर ये C डबल बॉन्ड O ये वाला, और फिर एरोमेटिक रिंग और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। तो ये कंपाउंड हो गया कंपाउंड R। अब इस कंपाउंड में SnHCl से रिडक्शन किया गया। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है SnHCl से, सिंपल सी रिएक्शन है, पड़ी हुई रिएक्शन है। एस्टर का नहीं होगा, अमीन का नहीं होगा, नाइट्रो का होगा। तो नाइट्रो पे NH2 आ जाएगा बस। कार्बन देख लो कितने, कार्बन दिया है 14, कार्बन देखना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 मिथाइल के कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन तो बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन 2 हो जाएंगी क्या, हाँ ये NH2 बन जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन होंगी। नाइट्रोजन 2 होंगे क्या, हाँ एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन अमीन का होगा। ये Cl कहाँ से आ गया, Cl आ गया होगा, ये जो SnHCl है ना उसमें अमीन के साथ में सॉल्ट बन गया होगा, और क्या हो सकता है। कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएगी, वो वहीं पर रिएक्शन होगी। चलो बनाते हैं इसको। तो इसमें रिडक्शन हुआ और रिडक्शन से कुछ इस तरह का कंपाउंड बना, यहाँ NMe2, ठीक है। और इसको थोड़ा और ले लेता हूँ इस तरफ, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ C डबल बॉन्ड O, एक मिनट, और एरोमेटिक रिंग NH2 डॉट HCl, तभी Cl आ सकता, वरना कैसे आएगा। एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बन गया। अब इसमें कार्बन, ये हाइड्रोजन गिन लो यार, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से काउंट कर लो, हो जाएगा, निकाल लेना, हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐसे गिनना ज़रूरी है। तो ये कंपाउंड S हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप, हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, तो मैंने सारी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, वरना डायरेक्ट रिएक्शन करते जाते, प्रोडक्ट बनाते जाते तो हो सकता था वो थोड़ा ऊपर से निकल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके।